नमस्कार दोस्तों, SR ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए साथियों, अपने जारी है अधिगम और अभिप्रेरणा सेकंड यूनिट। आपकी 5 इकाइयां हैं साथियों, उसमें से सेकंड अपन ने शुरू कर रखी है। चाहे आप रीट की तैयारी करते हो फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है साथियों ये टॉपिक। पूरा सिलेबस आपका बहुत ही जल्द पूरा करवा दिया जाएगा साइकोलॉजी का। आप जुड़े रहें लगातार, जब भी आपको समय मिले साथियों, यहाँ पर वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे, आप आराम से देखें। यह नहीं कि बीच में टॉपिक को छोड़ के भाग रहे हैं। जब तक आप इन टॉपिकों पर अच्छे से टिकेंगे नहीं, याद नहीं होगा साथियों। चाहे आप कहीं से भी पढ़ें, टिकना तो आपको होगा। और आने वाली वैकेंसियाँ अगर आप इनमें नहीं निकलते हैं तो साथियों कम से कम 4-5 साल का आपको वेट फिर से करना पड़ेगा, और इतना समय इस बेरोजगारी के दौर में किसी के पास भी नहीं है साथियों। अधिगम और अभिप्रेरणा में साथियों अपन ने अधिगम की भूमिका क्या है, अधिगम के प्रत्यय, उसकी परिभाषाएं, विशेषताएं, और साथियों कल पढ़ा था सीखने के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। अच्छे से आपने जाना है साथियों। साथ साथ में इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो भी आपको करवाए जाएंगे। पहले एक बार टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ें, उसके बाद में प्रश्न करवाते हैं इसके। आज अपन पढ़ेंगे अधिगम के अनुक्षेत्र, डोमेन ऑफ लर्निंग। अधिगम आप किन किन क्षेत्रों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अधिगम के निम्न अनुक्षेत्र B.S. ब्लूम द्वारा बताए गए हैं। ये साइकोलॉजिस्ट हैं B.S. ब्लूम। सबसे पहला क्षेत्र है साथियों ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन। इस अनुक्षेत्र में विभिन्न प्रकार के मानसिक एवं बौद्धिक क्रियाओं, मानसिक और बौद्धिक आपके दिमाग से जुड़ी हुई हैं साथियों, जैसे सोचना, विचारना, तर्क वितर्क करना, कल्पना करना, विश्लेषण करना, स्मरण करना, सामान्यीकरण करना, नियमीकरण करना, निष्कर्ष निकालना आदि आते हैं साथियों। सबसे पहले किसी भी कार्य को आप करने से पहले उसके बारे में आप अच्छे से सोचते हैं, विचारते हैं क्या करना है, तर्क वितर्क करते हैं किस प्रकार से किया जा सकता है, उसके बारे में कल्पना करते हैं कि कैसे होगा ये, अच्छे से उसका विश्लेषण करते हैं कि हमें तो इसी प्रकार से करना है, ये इसी प्रकार से करेंगे तो सही होगा। स्मरण यानी उसको याद करते हैं। सामान्यीकरण, जो उसका टफ लेवल है, उस टफ लेवल से आसानी वाला क्षेत्र, यानी उसको आसान कैसे बनाया जाए, वह है आपका सामान्यीकरण। सामान्य बनाना, उसको नियमीकरण करना, अच्छे से उसको नियमों में बांधा जाता है। जो उसके लिए नियम बनाए गए हैं आपके द्वारा या पहले से बने हुए हैं, उन नियमों को फॉलो करते हुए एक अच्छे रिजल्ट की तरफ पहुंचना, यह है आपका ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। तो इस प्रकार से सीखा जाता है। इस अनुक्षेत्र का उद्देश्य अधिगमकर्ता के संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? अधिगमकर्ता आप स्वयं ही हैं। संज्ञानात्मक, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे तो व्यवहार में क्या होगा? परिवर्तन होगा। जैसे आपको कलेक्टर बनना है साथियों, कलेक्टर बनने के लिए आपके पास में एक उद्देश्य होगा। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। ज्ञान को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। उससे आपके व्यवहार में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा, और यही आपका ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो अधिगम के अनुक्षेत्र में पहला क्या है आपका? ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, और ये B.S. ब्लूम द्वारा बताए गए हैं। प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न साथियों किसी भी प्रकार से आ सकता है, बीच में से भी पूछ सकते हैं, और डायरेक्ट ऐसे भी कि B.S. ब्लूम द्वारा बताया गया निम्नलिखित अनुक्षेत्रों में से कौन सा नहीं है, एक नाम अन्य दे दिया जाएगा और आपसे फिर पूछा जाएगा। दूसरा देखिए, क्रियात्मक अनुक्षेत्र। इस अनुक्षेत्र में विभिन्न प्रकार के गामक
क्रियात्मक व मनोशारीरिक व्यवहार क्रियाएं, ये क्रियाएं दे रखी हैं। देखिए आगे, ये गामक और क्रियात्मक और मनोशारीरिक हैं साथियों। जैसे चलना, दौड़ना, चढ़ना, उतरना, नृत्य, कूदना, संगीत, खाना बनाना, तोड़ना, मोड़ना, फोड़ना, देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि आते हैं। यानी अनेक प्रकार की क्रियाएं किस प्रकार से करते हैं आप, चल करके, दौड़ करके, चढ़ना, उतरना, बैठना, खाना बनाना, कूदना, संगीत गाना, मोड़ना, तोड़ना, देखना, सुनना, स्पर्श करना, ये सारी क्या है, क्रियाएं हैं, आपके द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी। और इनके करने से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं साथियों। इस अनुचित्र का उद्देश्य बालक का समुचित विकास करना होता है, जिसको क्या कहते हैं, गामक, क्रियात्मक तथा शारीरिक विकास। तीसरा देखिए आपका है भावात्मक अनुचित्र। भावात्मक यानी भावनाओं से जुड़ा हुआ। भावनाएं आपकी जैसे सुख दुख है, ईर्ष्या है, क्रोध है, डरना, सहमना, उदास होना, विभिन्नता की रुचियां, अलग अलग विभिन्नता, अलग अलग रुचियां, अरुचियां, किसी में आपकी रुचि है ही नहीं, प्रेम करना, गणना करना, तिरस्कार आदि भावों की अनुभूति शामिल है। तो यह आपकी भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। और जो भावनाओं से जुड़ी होती हैं वो आपके हृदय से निकलती हैं। किससे निकलती हैं? हृदय से। इसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं होता है साथियों। सुख दुख हो जाए, ईर्ष्या हो, क्रोध करना, क्रोध के समय आपका दिमाग क्या है, काम करना बंद कर देता है, ऐसा आपने सुना होगा। इस अनुचित्र का उद्देश्य आगे चलकर बालक में सामाजिकता एवं संवेगात्मक परिपक्वता विकसित करना है। ये सारे संवेग ही है साथियों। क्रोध आना आपको, सुख दुख है, ईर्ष्या, घृणा करना, तिरस्कार, ये क्या है, सारे संवेगों में ही आते हैं आपके। तो ये भावात्मक अनुचित्र। आगे ये 3 हैं साथियों, अच्छे से आप इनको ध्यान में रखें। अधिगम, लर्निंग प्रोसेस किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं देखिए। सीखना एक विस्तृत और व्यापक मानसिक प्रक्रिया है। कौन सी? मानसिक, दिमाग से जुड़ी हुई, विस्तृत है और व्यापक यानी काफी लंबी है। आप जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है, विस्तृत और व्यापक। इसमें निरंतरता का गुण पाया जाता है, लगातार आप सीखते हैं तथा विभिन्न सोपानों से गुजरकर यह क्रिया संपन्न होती है। सोपान मैंने आपको बताए थे कि सोपान क्या है, अनेक प्रकार की सीढ़ियां हैं, उनसे गुजर करके आसान, उससे टफ, इस प्रकार से। तो ये दे रखी हैं देखिए, अभिप्रेरणा है, विभिन्न अनुक्रियाएं, बाधाएं, पुनर्बलन, अनुभवों का संगठन और लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। मैंने आपको कहा कि साथियों आप लगातार मेहनत करते रहें, अच्छे से मेहनत करें, ये टॉपिक आप यहाँ से पढ़ें, तो ये आपके लिए क्या है, मोटिवेशन का कार्य है, अभिप्रेरणा। आप प्रेरित होंगे मेरे कहने से और फिर क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं, बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे। इस बुक को खोलिया, यहाँ से पढ़ा, ये प्रश्न आपने कर लिए, तो ये आपके क्या है, अनुक्रियाएं, एक्टिविटीज हैं आपके द्वारा की जाने वाली। इसके बाद में साथियों जब क्रियाएं करेंगे आप, तो आपके सामने बाधाएं आएंगी, अनेक प्रकार की। कि सर ये टॉपिक तो समझ में ही नहीं आ रहा मेरे, इस प्रकार से मैंने इसको अच्छे से पढ़ा लेकिन फिर भी यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है। सर उस बुक में तो ये जो सन है ये दे रखी है, यहाँ पर ये दे रखी है, तो ये आपके लिए बाधाएं हैं। फिर आपके लिए यहाँ पर होगा पुनर्बलन। पुनर्बलन का मतलब आपको आगे बढ़ाने के लिए, जैसे किसी विद्यार्थी ने बहुत ही अच्छा, मैंने टेस्ट लिया और उस टेस्ट में अच्छे से प्रश्नों को किया, तो मैं उसको क्या कहूँगा, मैं यही कहूँगा शाबाश, बहुत अच्छा किया आपने। तो यह आपके लिए क्या है, पुनर्बलन, और वो भी कौन सा, सकारात्मक। एक विद्यार्थी ने प्रश्नों को पढ़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं लिखा, तो मैं उसके लिए कहूँगा बेटा ऐसे अगर आप करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से करोगे तो आपके सपने पूरे नहीं होंगे। तो यह आपके लिए नकारात्मक पुनर्बलन होगा। अनुभवों का संगठन यानी किस प्रकार से आपको मोटिवेशन किया गया, आपने किस प्रकार से क्रियाएं की, कौन कौन सी बाधाएं आई, उनसे आपने जितने भी अनुभव हैं उनको अच्छे से संगठित करके, और लास्ट में क्या है, जो लक्ष्य आपने डिसाइड किया
उसको कितना प्राप्त कर पाए या आपने अच्छे से उसको प्राप्त कर लिया। तो ये एक अधिगम की सीखने की प्रक्रिया है साथियों। मेरे हिसाब से अच्छे से आपके समझ में आया होगा। ये देखिए, ये एक डायग्राम नीचे दे रखा है कि मनुष्य है, जैसे मैंने समझाया उसी प्रकार से उसको प्रेरणा मिलती है, विभिन्न अनुक्रियाएं वो करता है, बाधाएं सामने आती हैं, फिर सही प्रकार से अनुक्रिया करता है, पुनर्बलन मिला, सारे अनुभवों को संगठित किया और लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। तो ये डायग्राम है। अब देखिए आगे अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस यही दे रखी है साथियों। इनका मतलब देख लीजिए, मोटिवेशन, एम का प्रेरणा या अभिप्रेरणा, पर्सन यानी मनुष्य प्राणी, वी आर का मतलब है वेरियस रिस्पॉन्स, विभिन्न अनुक्रियाएं, बी का मतलब बैरियर, कठिनाइयाँ या बाधाएं, बैरिगेट आप जानते हैं, उसी से बैरियर, और सी आर करेक्ट रिस्पॉन्स, सही अनुक्रियाएं। सही जब तक नहीं करेंगे साथियों, एक्टिविटीज नहीं करेंगे, तो आपके पास में लगातार बाधाएं आती रहेंगी और आपने जो डिसाइड किया अलग से उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर फीडबैक मिला, पुनर्बलन, फिर क्या मिला, पुनर्बलन, फीडबैक दिया गया जो भी आपको सिखा रहा है उसके द्वारा कि आपने अच्छा किया है या खराब किया है। ऑर्गेनाइजेशन, संगठित, अनुभवों को संगठित किया और गोल लक्ष्य को प्राप्त किया। अब ये निष्कर्ष है, देखिए, व्यक्ति में सीखने की प्रक्रिया के लिए सर्वप्रथम प्रेरणा जागृत होती है, फिर मनुष्य लक्ष्य प्राप्ति के लिए विभिन्न अनुक्रियाएं करता है, तो रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं जिन्हें मनुष्य हटाने का प्रयास करता है, जिसमें सीखने की क्रिया निहित होती है। कई क्रियाएं करने के बाद एक सही अनुक्रिया द्वारा बाधा को दूर किया जाता है। यह अनुक्रिया ही मनुष्य को पुनर्बलन प्रदान करती है, जिससे वह अपने अनुभवों को संगठित करते हुए आगे बढ़ता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। जो ऊपर बातें बताई गई हैं वही हैं। और आगे देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व है। ये बस थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है साथियों आपको, और ज़्यादा इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आसानी से याद हो जाएंगी ये बातें। अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यह बहुत से तत्वों से प्रभावित होता है जो इस प्रकार है। सीखने की इच्छा, बालकों में किसी बात को सीखने की प्रबल इच्छा होती है तो वह उसे अति शीघ्र सीख लेता है कि मेरे को तो टीचर बनना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। यह आपकी प्रबल इच्छा है साथियों, तो आप अति शीघ्र सीख लेते हैं। नहीं तो फिर ठीक है, देख लेंगे, कहीं से बुक मिल गई तो पढ़ लेंगे, अभी तो वो उसका सिलेबस ही जारी नहीं हुआ, मेरे पास में तो पेपर ही नहीं है, देखेंगे हो जाएगा। इस प्रकार से सोचेंगे तो वह आपकी दुर्बल इच्छा है, उसमें लक्ष्य को प्राप्त आप कतई नहीं कर सकते। तथा जिस विशेष सामग्री को सीखने की इच्छा नहीं होती तो उसको सीखने में कठिनाई का अनुभव करता है। इसलिए अध्यापक को बालकों को पढ़ाते समय उनकी रुचि व जिज्ञासा को ध्यान में रखना चाहिए। जिज्ञासा यानी क्या जानना चाहते हैं वो, उनकी रुचि किस में है। अब जैसे किसी विद्यार्थी की रुचि तो हिंदी पढ़ने में है और उसको विज्ञान पढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या वह सक्सेस होगा? नहीं होगा साथियों। उसकी रुचि क्या है, उसकी जिज्ञासा क्या है, जानने की इच्छा क्या है, उसके अनुसार पढ़ाया जाए तो लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तो सीखने की इच्छा है। आगे प्रेरणा, मोटिवेशन। प्रेरक एक आंतरिक कारक है। सीखने में प्रेरणा का स्थान महत्वपूर्ण है। प्रेरणा जैसे आपकी प्रशंसा करता है, कोई आपको प्रोत्साहन देता है, वह प्रतिद्वंदिता क्या होती है साथियों? कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटर से बालक के सीखने में तेजी तथा मजबूती आ जाती है। तो यह आपका प्रेरणा। अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ें और पुराने जो कोई भी मान लीजिए जिसने अच्छा कार्य किया है तो उससे भी आप मोटिवेट हो सकते हैं। जैसे एक बल्ब को बनाने में ना जाने कितना प्रयत्न किया होगा, एक कंप्यूटर को बनाने में कितना प्रयत्न किया होगा, कितना संघर्ष किया होगा उसने, और उनकी जब आप कहानियां पढ़ते हैं तो आप क्या होते हैं? मोटिवेट। विशेष सामग्री, सीखने की प्रक्रिया पर विशेष सामग्री का बहुत प्रभाव पड़ता है। कठिन व अर्थहीन सामग्री की अपेक्षा सरल व अर्थपूर्ण सामग्री शीघ्र व सरलता से सीख ली जाती है। एक तो देखिए सामग्री आपके पास में कठिन शब्दों में लिखी हुई है
और जिनका अर्थ आप आसानी से निकाल नहीं पाते हैं, तो उनको सीखने में आपको क्या होती है, मुश्किल होती है। ये थोड़ा सा जूम करते हैं, देखिए अच्छे से आपको दिखे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक बार आपको अच्छे से रीड करना है, थोड़ा सा समझना है। इसी कारण बालकों के लिए विषय सामग्री अनियोजित न होकर नियोजित, अर्थात कठिन से सरल न होकर सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए। तो ये साधारण से शब्द है अनियोजित, यानी जो नियोजित तरीके से एक क्रमबद्धता से नहीं बनाई गई है सामग्री, तो बच्चों को मुश्किल होती है। जैसे कोई टॉपिक है, आप उसके बारे में बेसिक जानकारी आपको है ही नहीं, और लास्ट में आप रिजल्ट की तरफ उसके जा रहे हैं, तो वो फिर कैसे संभव होगा। यानी उसकी परिभाषा आपको आनी चाहिए, उसके बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, और फिर लास्ट में क्या रिजल्ट निकलता है उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। सरल से कठिन, ना कि कठिन से सरल। शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। सीखने में शिक्षण विधि का महत्वपूर्ण स्थान है साथियों। सीखने की विधि जितनी अधिक रुचिकर और उपयुक्त होती है, सीखना उतना ही आसान हो जाता है। टीचिंग मेथड, जिनके द्वारा आप सीखते हैं, वो क्या कहलाती हैं, आपकी शिक्षण विधियां। अच्छे से जिसमें समझाने का प्रयास किया जाता है, वो शिक्षण विधियां हैं। इसलिए प्रारंभिक कक्षाओं में खेल पद्धति, खेल के द्वारा बच्चों को समझाना, करके सीखना का अधिक उपयोग करते हैं। एक तो आपकी जैसे कोई भी खेल खिला लिया और उससे कोई न कोई इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती हो, और एक करके सीखते हैं आप, जैसे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंस में, कोई मॉडल आपने तैयार कर लिया उसके द्वारा, तो उसको कहते हैं करके सीखना। 5वां पॉइंट है बुद्धि या स्मरण शक्ति। अधिक बुद्धिमान बालक कम बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा किसी विषय को जल्दी सीख लेते हैं। बुद्धि नहीं है, कम बुद्धि है, तो आप अधिक बुद्धिमान है तो अवश्य ही क्या आप जल्दी सीख जाते हैं। तो ये स्मरण शक्ति है वो भी अच्छी होनी चाहिए। परिपक्वता, मैच्योरिटी। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से परिपक्व बालक बालिकाएं सीखने के लिए सदा तैयार रहते हैं। शारीरिक और मानसिक, आपका दिमाग सही होना चाहिए और शरीर से आप क्या है, हष्ट पुष्ट, तंदुरुस्त, स्वस्थ होने चाहिए। इसको कहते हैं मैच्योरिटी। शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। शरीर से स्वस्थ बालक रोगी बालक की अपेक्षा शीघ्रता से सीखता है। रोगी बालक पहले से ही बीमार पड़ा है बेचारा, उसकी हिम्मत ही नहीं है पढ़ने की, कैसे वो आगे बढ़ेगा। तो शरीर क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि रोगी बालक सीखने में न तो रुचि लेता है और न ही उसका शरीर साथ देता है। अब देखिए सीखने का समय भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। प्रातः, सुबह का समय, जब बच्चे पाठशाला जाते हैं तो उनमें उत्साह तथा स्फूर्ति होती है। इसलिए विद्यालय में प्रारंभिक कक्षाएं कठिन विषयों की लगाई जाती हैं, जिससे वह उन विषयों को जल्दी सीख लेते हैं तथा धीरे धीरे बाद के कालांशों में सीखने की गति धीमी पड़ जाती है। तो लास्ट में जो विषय शामिल किए जाते हैं वो इस प्रकार के होते हैं साथियों, जिनमें या तो कोई कहानियाँ हों, कविताएं हों या रुचिकर हों, और शुरुआत में आपके मैथ्स है, साइंस है, इस प्रकार के सब्जेक्टों को रखा जाता है। तो सीखने का समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टाइम ऑफ लर्निंग और वातावरण, ये तो है ही साथियों। यदि बालक का सीखने का स्थान शांत नहीं है, प्रकाश युक्त है, जहाँ पर प्रकाश की कमी है, एवं अच्छी हवा से युक्त हो, तो बालक क्या है, सीखने में गति आ जाती है, उसके गति में तेजी। जहाँ पर जैसे बहुत सारा शोर हो रहा हो, उस शोर के बीच में आप पढ़ेंगे तो क्या आप सीख पाएंगे? नहीं। अंधेरा है, बिल्कुल आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो कैसे पढ़ पाएंगे? अच्छी हवा नहीं है, दुर्गंध आ रही है कहीं आसपास से, तो आप नाक को बंद करेंगे या फिर सीखेंगे? तो ये है, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। अधिगम एवं परिपक्वता में यह अंतर है, देखिए डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड मैच्योरिटी में। अधिगम अनुभव अर्जित है और परिपक्वता आपकी जन्मजात होती है। जैसे शरीर से स्वस्थ होना, आपका दिमाग है अभ्यास से प्रभावित है। अधिगम आपका अभ्यास से क्या होता है, प्रभावित। अभ्यास ज़्यादा करेंगे ज़्यादा अधिगम होगा। परिपक्वता यह अभ्यास से अप्रभावित रहती है।
अधिगम के लिए प्रेरणा जरूरी है और इसके लिए कोई प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती है। मनो शारीरिक होता है, यह आपका शारीरिक, ये बाह्य होता है, यह आंतरिक होता है, सभी में अलग अलग। अधिगम ऐसे थोड़ा ही है कि सभी कलेक्टर बन गए, सभी साइंटिस्ट बन गए, नहीं है साथियों। जो जितना अभ्यास करेगा उतना ही सीखेगा। अब आप तैयारी कर रहे हैं अध्यापक की, और आप में से सभी थोड़े लग जाएंगे। जिसने जितनी मेहनत की है उसी के अनुसार होगा, ये सभी में समान है। व्यक्तिगत प्रक्रिया है अधिगम, और ये प्रजातीय प्रक्रिया है। ये कुछ पॉइंट हैं, आप इनको देखेंगे अच्छे से। ज़्यादा आसान मुश्किल नहीं है ये। वातावरण पर आधारित है, ये वंशानुक्रम पर आधारित है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आ रहा है, ये जन्म से मृत्यु तक है, ये निश्चित समय तक ही रहती है। इसके उदाहरण भी दे रखे हैं, देखिए। विद्यालय जाना, पढ़ना, लिखना, सिलाई सीखना, नैतिकता की बातें सीखना, बालक का तैरना सीखना, ये सभी क्या हैं? अधिगम। और उदाहरण इसके दे रखे हैं, घुटनों के बल चलना, खड़ा होना, ए आ बोलना इत्यादि। और वास्तव में परिपक्वता व अधिगम का अंतर संबंध है। ये एक दूसरे के लिए सहायक भी हैं और बाधक भी। परिपक्वता जो वंशानुक्रम के गुणों पर आधारित होती है, अधिगम के लिए कच्ची सामग्री प्रदान करती है। परंतु अभ्यास के बिना केवल परिपक्वता के आधार पर विकास नहीं हो सकता है, और ये रटना और सीखने में अंतर है। देखिए क्या है रटना, रोट। इसे हम बैंकिंग मॉडल भी कह सकते हैं। तथ्यों को याद करना और पूछे जाने पर तुरंत बता देना रटने के अंतर्गत शामिल हैं। मैंने आपको रटने के बारे में पहले भी बताया था कि साथियों, बार बार किसी चीज़ के प्रति आप अभ्यास करते हैं, बार बार उसी को करते हैं, तो वह रटना है। कुछ छात्रों के दिमाग रूपी बैंक में ज्ञान जमा हो जाता है और फिर जरूरत पड़ने पर छात्र इन तथ्यों को बताता है। तो ये क्या है? रटना। सीखना किसको कहेंगे फिर? इसे हम प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। निर्देशों की एक श्रृंखला जिसे याद करके पालन करना होता है। सीखने में तर्क वितर्क व सोचने समझने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर सोचा नहीं जाता है, बल्कि जो लिखा रहता है, जो आपके सामने है, उसको हूबहू आपके दिमाग में फीड किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या? सोचना समझना, तर्क वितर्क। तो ये आपका सीखना है। सभी बच्चों का सीखना अलग अलग प्रकार से होता है। कुछ जल्दी सीखते हैं और कुछ धीमी गति से। सीखने के इस नज़रिए को प्रोग्रामिंग मॉडल कहते हैं। ये अधिगम के प्रतिमान हैं, देखिए। फिर आगे सिद्धांत पढ़ेंगे अधिगम के अपन अच्छे से, बहुत शानदार हैं। थार्नडाइक जिनके भी दे रखे हैं वो सभी पढ़ लेंगे अच्छे से। अधिगम अनेक प्रकार से हो सकता है। मनोवैज्ञानिक कुछ विधियों को सरलतम क्रियाओं द्वारा तथा कुछ विधियों को जटिल क्रियाओं द्वारा सीखने के काम में लेते हैं। अधिगम की सरलतम विधि द्वारा सीखना, जो साहचर्य पर आधारित होता है, वह अनुबंधन कहलाता है। मनोविज्ञान में दो प्रकार के अनुबंधन दिए गए हैं, प्राचीन अनुबंधन और क्रिया प्रसूत नेमेटिक अनुबंधन। ये साचार्य ये आपको बताएंगे अच्छे से, आगे आएगा टॉपिक। अनुबंधन क्या है ये भी आएगा। इसके अतिरिक्त प्रक्षणात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, वाचिक अधिगम, संप्रत्यय अधिगम एवं कौशल अधिगम भी होते हैं। ये आपकी देखिए आरबीसी की बुक में दे रखे हैं 11वीं की प्रश्न संख्या 55 पर। तो ये आज का टॉपिक था साथियों। मुझे लगता है अच्छे से आप समझ पाए होंगे। आगे इनके सिद्धांत के बारे में अपन चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें और लगातार देखते रहें साथियों। लाइक करते रहें, अपने साथियों को जोड़ें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक